हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं चैप्टर 5 की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसे रोली थ्योरम के नाम से जाना जाता है। आप इस पेज पर सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिखा देख रहे होंगे, रोली थ्योरम लिखा हुआ है। और वैसे हमारी बुक के हिसाब से थ्योरम नंबर 6 है चैप्टर 5 की। एक बार आप बुक में देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ। ये देखिए जरा, बुक में यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरम नंबर 6, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके रोली थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम की डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है और ये मैंने भी लिख दी है यहाँ पे, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकली, कि रोली थ्योरम क्या कहना चाहती है। आखिर रोली थ्योरम की मदद से हमें आखिर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ। तो रोली थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया है इस फंक्शन का f(x) = y का। और इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट भी ले लिए हैं, यहाँ पे पॉइंट A और इधर पॉइंट B। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A हो जाएगी और यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, B। सबसे पहले आप ये देखिए ध्यान से कि क्या A से लेकर B तक ये फंक्शन पूरी तरह से आपको कंटिन्यूस दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके ग्राफ में, मतलब इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमें तो कोई ब्रेक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये A से लेकर B तक क्या है, कंटिन्यूस है। और एक बात का ध्यान रखना है कि क्लोज्ड इंटरवल वहाँ पे दे रखा है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि A को भी इंक्लूड किया जाएगा और B को भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर हम A को भी इंक्लूड कर लें, पॉइंट A को, और पॉइंट B को भी इंक्लूड कर लें और देखें कि क्या वो ग्राफ कंटिन्यूस बना हुआ है, तो हमें साफ दिख रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच या पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक हमारा जो फंक्शन है वो पूरी तरह से क्या है, कंटिन्यूस है। तो रोली थ्योरम की एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो कौन सी कंडीशन है वो, कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल A, B के अंदर। ठीक है, तो ये देखने के बाद कि पॉइंट A और B के बीच में हमारा फंक्शन पूरी तरह से कंटिन्यूस है, ये देखने के बाद दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि A और B के बीच में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन कब होता है, जब उस फंक्शन के अंदर कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं दिखाई देता, यानी कि उसके अंदर हर पॉइंट पर हमें यूनिक टेंजेंट मिलती है। तो अगर इस ग्राफ के ऊपर मैं बहुत सारे पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक यूनिक टेंजेंट ही तो मिलेगी। थोड़ा सा और टच करके बना सकते थे। अब मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, तो इसके ऊपर भी तो मुझे क्या मिलेगी, यूनिक टेंजेंट मिलेगी। ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर भी मुझे क्या मिलेगी, एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी। ऐसे ही मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो क्या मुझे यूनिक टेंजेंट मिल पाएगी, बिल्कुल मिल पाएगी। तो A से लेकर B तक एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस बार कैसा इंटरवल है, डिफरेंशिएबल के केस में इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब A इंक्लूड नहीं होगा और ना ही B इंक्लूड होगा। A से बड़ा और B से छोटा, A से आगे B से पहले, पूरे ग्राफ के अंदर फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम A को इंक्लूड कर लेते हैं और हमारा, तो फिर हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे हमें एक कोना मिल सकता है। डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें ग्राफ के ऊपर किसी भी तरह का कोई कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ पे ऐसा इंटरवल ले लिया जाता तो A भी इंक्लूड हो जाता, फिर हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। ठीक है, उस केस में क्या है कि हमें A के ऊपर कॉर्नर मिल जाता और यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती। इसीलिए बात की गई है A से बड़े की और B से छोटे की। तो A से बड़े और B से छोटे के लिए हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये देखने के लिए या तो हम ये देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कहीं कोई कॉर्नर ना हो, या फिर हम ये देख सकते हैं कि इस ग्राफ के हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपने इससे पहले काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं समझा है वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल A और B के बीच हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस तो है ही, डिफरेंशिएबल भी है।
क्योंकि हर पॉइंट पर हमें एक यूनिक टेंजेंट मिल रही है। ठीक है, तो अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है तो ए और बी के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ डैश सी का मतलब उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा एक जगह पर जब टेंजेंट की स्लोप जो है कर्व के ऊपर, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी टेंजेंट आपने ड्रॉ कर रखी है कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, बहुत सारी टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक टेंजेंट ऐसी भी आएगी जिसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इस टेंजेंट की स्लोप जीरो होगी या नहीं होगी? अगर आपको 11th का स्लोप वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आपने वहाँ पे समझा था कि किसी भी टेंजेंट की स्लोप, किसी भी लाइन की स्लोप जीरो तब होती है जब वो लाइन एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब हम इस कर्व के ऊपर तरह तरह की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलग अलग पॉइंट पर, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा इस कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। एफ डैश एक्स, देखो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और हम उसका एफ डैश एक्स निकाल लें, मतलब हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल लें, तो इसका मतलब ये है कि हम उस फंक्शन की जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लंबे समय तक तुम्हें बने रहना पड़ेगा इस वीडियो में, तभी तुम इस चीज़ को समझ पाओगे, नहीं तो तुम्हें सवाल करने तो आ जाएंगे लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि रोली थ्योरम होती क्या है। इसलिए लंबे समय तक बने रहो, जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा नहीं, बंद नहीं करूँगा इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं मैथ्स की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम, बेहतरीन थ्योरम कह सकते हैं इसको, जिसे रोली थ्योरम के नाम से जाना जाता है। हमारी बुक में चैप्टर नंबर 5 में थ्योरम 6 के नाम से इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर मैं तुम्हें अभी ये डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊंगा ना तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला, जब तक मैं तुम्हें इसको ज्योमेट्रिकली ग्राफ बनाकर नहीं समझाऊंगा तब तक ये डेफिनेशन तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले मैं जल्दी से इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो इस थ्योरम को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बना दिया है। हम मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट होगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई से। जब भी हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इस ग्राफ को बनाने के बाद हम इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट लेंगे एक दूसरे के ठीक सामने, एक पॉइंट ए लेंगे और इसके ठीक सामने दूसरा पॉइंट लिया जाएगा बी, इसके बिल्कुल ठीक सामने। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है इनको हम इस तरीके से दिखा भी सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, ए। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, एफ ए कहेंगे। आपको याद होगा कि जब यहाँ से यहाँ तक हम x लेते थे तो ये वाली जो डिस्टेंस होती थी ये, इसको हम क्या कहते थे, एफ एक्स कहते थे। इसी तरह से यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस अगर b ले ली जाए, क्योंकि ये पॉइंट b है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को b माना जाए तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, एफ बी होगी। एक चीज़ आप और नोटिस करिए कि क्या ये वाली दूरी इस वाली दूरी के इक्वल है, बिल्कुल है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एफ ए जो है वो यहाँ पर किसके इक्वल है, एफ बी के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू वाई का ग्राफ यहाँ पे बना दिया और उस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट ए और बी इस तरीके से लिए कि एफ ए जो है वो एफ बी के क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो अगर देखो तुम्हें कोई सवाल दिया रहता है उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तुम एल एच एल आर एच एल पता नहीं क्या क्या निकालते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी फंक्शन का ग्राफ देकर पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है तो तुम क्या करोगे, तुम ये देखोगे उसमें बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं आ रहा, कहीं से वो टूटा हुआ ग्राफ तो नहीं है। तो हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ए से लेकर बी तक हमारा फंक्शन पूरी तरह से क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नज़र नहीं आता। ए से लेकर बी तक ए भी इंक्लूड होगा उसमें और बी भी इंक्लूड होगा। वहाँ पे देखो बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल होता है। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है
कि दोनों पॉइंट उसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कोई ब्रेक नज़र नहीं आता। तो रोली थ्योरम की जो पहली कंडीशन है वो यही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए और बी के बीच में, ठीक है। और सबसे आखिरी कंडीशन रोली थ्योरम की ये है कि एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखिए, देखो कहाँ गई, ये सबसे आखिरी कंडीशन है। ये पहली कंडीशन, ये सबसे आखिरी कंडीशन, और एक बीच की कंडीशन भी है ये वाली, डिफरेंशिएबल ऑन ए कोमा बी। हमारा जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी को जरा याद करो, तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, जब दो दिए गए पॉइंट के बीच में उस फंक्शन में कहीं भी कोई कोना दिखाई ना दे, कॉर्नर दिखाई ना दे। अगर उस फंक्शन में कहीं कोई कॉर्नर नहीं दिखाई दे रहा तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वहाँ पर डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया था कि आप ये देखें कि उन दोनों पॉइंट के बीच में उस फंक्शन में हर जगह पर एक यूनिक टेंजेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो हम देख रहे हैं कि सब जगह पर क्या हो रहा है, एक यूनिक टेंजेंट आ रही है हर पॉइंट पर। तो अगर फंक्शन में हर पॉइंट पर हमें एक यूनिक टेंजेंट मिल रही होगी, मतलब हर पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट मिल रही होगी, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ज्योमेट्रिकली या ग्राफ की मदद से चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, जो ऐसे डेफिनेशन से बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो हमारा फंक्शन ए से लेकर बी तक, इस बार मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ए से लेकर बी तक, क्योंकि इंटरवल देखो कैसा है, ओपन इंटरवल है। इसमें ना तो ए इंक्लूड होगा ना बी इंक्लूड होगा। ए से आगे और बी से पीछे क्या हमारा फंक्शन पूरी तरह से डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ए से आगे और बी से पीछे हर पॉइंट पर हमें क्या मिल रही है, एक यूनिक टेंजेंट मिल रही है, ठीक है। तो रोली थ्योरम में तीन कंडीशन होती हैं कि दो दिए गए पॉइंट के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है। ये सब तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं की जा रही, तुम ग्राफ में देख रहे हो ये सारी चीज़ें। तो जब रोली थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, पूछ रहा हूँ मैं तुमसे नहीं बताया जाएगा, वहाँ पर ये होगा, ये क्या चीज़ है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। जो लोग डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं वो जानते होंगे कि एफ डैश का मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन है हमने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर हमारा फंक्शन एफ सी है और हम एफ डैश सी लिख रहे हैं तो हमने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा जब एफ डैश सी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ ज्योमेट्रिकली। इस टेंजेंट को देखो ध्यान से, क्या इसकी स्लोप जीरो होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको साइड में बना के दिखाऊं, मान लो मैंने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दिए इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मैंने कोई लाइन ऐसे खींच दी, तो क्या इस लाइन की स्लोप जीरो होगी? नहीं होगी। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, क्या इस लाइन की स्लोप जीरो होगी? नहीं होगी। बहुतों को तो यही नहीं पता चलता, पढ़ लेते हैं स्लोप, पढ़ के आ गए 11th क्लास में, लेकिन पता नहीं है कि होती क्या है स्लोप। तो उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि स्लोप का मतलब झुकाव होता है, कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है। तो अगर उसमें कोई झुकाव दिखाई देता है तो उसके अंदर कोई ना कोई स्लोप जरूर होगी, और अगर उस लाइन में कोई स्लोप, उसमें कोई झुकाव नहीं है तो इसका मतलब उसकी स्लोप क्या है, जीरो है। तो अगर लाइन ऐसे टेढ़ी है तो भी उसमें कोई ना कोई स्लोप होगी, इस तरह से है तो भी कोई ना कोई स्लोप होगी, ऐसे है तो भी कोई ना कोई स्लोप होगी। लेकिन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। तो इस ग्राफ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे जहाँ पे हमें अलग अलग टेंजेंट मिलेंगी, यूनिक टेंजेंट मिलेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, ये रोली जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने हमें बताया था कि इस पूरे ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट की स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
और टेंजेंट की स्लोप को 11th में m बोला करते थे, 10वीं में टेंजेंट की स्लोप इससे रिप्रेजेंट होगी, एफ डैश सी से या एफ डैश एक्स से। कहने का मतलब ये है कि जिसे हम कहते हैं कि हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, जैसे फंक्शन एफ एक्स है, हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो एफ डैश एक्स होता है, इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहा जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। चैप्टर 6 जब हम करेंगे तब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एफ डैश एक्स अगर निकाला, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो समझो तुमने उसकी क्या निकाल ली, टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। ठीक है, तो अब तक जो सीखा है उसको इकट्ठा करते हैं, और अभी कम से कम 10 मिनट आपको ऐसे ही बने रहना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में अच्छी तरह से रोली थ्योरम आ जाएगी। और एक बार दिमाग में अच्छी तरह से आ गई, फिर सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो आराम से सीख ही लो। तो रोली थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, दो दिए गए पॉइंट ए और बी के बीच में, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कहीं ना कहीं जहाँ पर टेंजेंट जो है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, या फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 हो जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं कहना चाहते तो ये कह सकते हैं कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मजबूरन स्लोप ऑफ टेंजेंट इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ज्योमेट्रिकली हम डिफरेंशिएशन को दिखा नहीं सकते, ज्योमेट्रिकली तो हमें यही दिखाना पड़ता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एक बार फिर से तुम्हारे दिमाग में इस चीज़ को घुसाने की कोशिश करता हूँ, दोबारा से सुनो। रोली थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन दो दिए गए पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है ये चीज़, तो उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो ए और बी के बीच में भी होगा। ये देखो ये लिखा, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 हो जाएगी या फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। चाहे तो ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। तो मैंने अपनी तरफ से रोली थ्योरम समझाने की आपको काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के दिमाग में इतना समझाने के बाद भी नहीं आता, तो उनके लिए मैं एक और ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ। और एनसीईआरटी वालों ने भी ऐसा ही कर रखा, वो भी जानते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आता, तो उन्होंने भी एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, तो इसे भी मैं बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से कि रोली थ्योरम क्या होती है। जितना बेहतर समझेंगे उतना ही आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रोली थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए, मतलब हमने बाल की खाल निकालने के लिए एक और ग्राफ यहाँ पे बना लिया है। इसकी मदद से और बेहतर हम समझेंगे कि रोली थ्योरम क्या कहना चाहती है आखिर। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है और इसके ऊपर हम दो पॉइंट लेते हैं। शुरुआत में एक पॉइंट ले लिया ए और एंड में हमने एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, तो रोली जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये कहा था हमें कि दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में वो फंक्शन पूरी तरह से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो क्या आपको इस फंक्शन में कहीं कोई ब्रेक नज़र आता है, कहीं से टूटा हुआ नज़र आता है? नहीं नज़र आता। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में ये पूरी तरह से कंटिन्यूस है। रोली थ्योरम की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये है ना पहली कंडीशन कि कंटिन्यूस होना चाहिए ए और बी के बीच में हमारा फंक्शन। दूसरी ये है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है? उसके लिए हम ये देखेंगे सिंपल सी चीज़ कि इस फंक्शन में कहीं कोई कोना तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे तो इसमें कहीं कोई कोना नज़र नहीं आ रहा। इस टाइप का कोना होता है ऐसा, तो इसमें ऐसा कोई कोना हमें नज़र नहीं आता। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हर पॉइंट पे टेंजेंट निकाल के देखो, यूनिक टेंजेंट अगर आ रही होंगी हर जगह, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। मान लो यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया और उस पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, इसलिए ए और बी के बीच में हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है।
तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए। अब देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहीं पर एफ ए भी हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट भी यहीं है तो एफ ए भी तो यहीं पे होगा। और यहाँ से एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एफ ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो एफ ए किसको रिप्रेजेंट करेगा कि वाई पे हम कितना चले हैं। अब इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो वाई पे तो हम चल ही नहीं रहे ना, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो एफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है तो एफ बी कितना हो जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पर है इस जगह, तो यहाँ तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या एफ ए एफ बी इक्वल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि एफ ए भी 0 है और एफ बी भी क्या है, 0। तो हमें साफ दिख रहा है कि एफ ए जो है वो किसके इक्वल है, एफ बी के। तो रोली थ्योरम की तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी हो गया। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि इस ग्राफ के ऊपर हमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्या इस टेंजेंट की स्लोप 0 नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। उसने बोला था कम से कम एक पॉइंट होगा ऐसा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट भी हो सकते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ भी तो है ऐसा, अगर तुम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर भी टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रोली ने बोला था कम से कम एक पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पॉइंट हो सकते हैं ए और बी के बीच में, जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 होगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि एफ डैश, मान लो ये पॉइंट सी है तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0। मैंने अभी पिछले पेज पर ही समझाया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों एक ही बात होती है। तो समझने वालों के लिए ना इतना काफ़ी है। इतना समझाने के बाद तो किसी की भी समझ में आ सकता है। मुझे लगता है कि आपको रोली थ्योरम अच्छी तरह से अब क्लियर हो गई होगी। अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, अब हमारी समझ में डेफिनेशन आ जाएगी। एफ एक फंक्शन है जिसका ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इनके बीच अगर वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, ये तो छोड़ो, ए एंड बी आर रियल नंबर दे रखा है, इसको छोड़ते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम सी, तब ए और बी के बीच में एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एफ डैश सी 0 हो जाएगा या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 हो जाएगी। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें समझा नहीं सकता, बहुत हो गया बस, ठीक है। तो रोली थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और नहीं समझ में आया तो भी लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।